हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और भाई मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक की एक और इंटरेक्टिव क्लास। और इस क्लास में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आपने थंबनेल में देख लिया होगा भाई कि हम यहां से एक एक स्टेप करते हुए ज्योग्राफी ऑप्शनल के सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। डन। वो सब्जेक्ट जो आपको प्रीलिम्स में मैसिव असिस्टेंस देगा, अर्थात ये वो सब्जेक्ट है जो लगभग आपको 30 से 35 प्रश्न ये देता है प्री में, अर्थात प्री के वो प्रश्न जो सभी विद्यार्थियों को, सभी एस्पिरेंट्स को खासा टफ लगने वाले हैं। आपके लिए ये काफी आसान होंगे। व्हाई? बिकॉज आप स्टूडेंट होंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिक्स, अर्थात ये वो सब्जेक्ट है जिससे जन्म लेता है बेसिकली IR। तो आपका IR सुपर प्रोमैक्स अल्ट्रा स्ट्रांग होगा। आपकी समझ देशों के संबंध को ना केवल उनकी नीतियों से बल्कि उनके भूगोल से समझने में सहायता देगी। मैंने कई बार उदाहरण दिया कि भाई रशिया सिर्फ यह चाहता था कि यूक्रेन और यूरोप के बीच में एक पर्वत श्रेणी होती तो आज बेसिकली ये युद्ध ना हो रहा होता। कहा यह जाता है कि विश्व की महाशक्ति ना होता USA, आज राज कर रहा होता रशिया, अगर केवल 5 नए बंदरगाह होते ऐसे रशिया के पास जो साल भर खुले रहते। अटलांटिक में टाइगर की तरह एंट्री लेने के लिए जो बंदरगाह चाहिए, अगर वो रशिया के पास होते तो आज कहानी विश्व की कुछ और होती। कुछ इस प्रकार की चीजों से अगर आप अपने GS के आंसर्स को प्रोमैक्स लेवल पर ले जाना चाहते हैं और अपनी समझ को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वेलकम इन द सब्जेक्ट कॉल्ड ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक। ओके, ये केवल और केवल जियोपॉलिटिक्स ही नहीं, आपके एनवायरनमेंट के सेक्शन को भी कवर करता है। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं भाई कि एनवायरनमेंट के वो प्रश्न, खासकर एनवायरनमेंट के लिए मैं एक सेक्शन हमेशा आपके लिए जनरल अवेयरनेस के फॉर्म में याद रखिएगा कि जिसे आप भूगोल में, खासकर एनवायरनमेंट में आप एक शब्द यूज करते हैं पर्यावरण कर। अब याद रखिए, पर्यावरण बेसिकली बायोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और साथ में पर्यावरण जिसे आप ओरिजिनली पर्यावरण कहते हैं या इकोलॉजी, इसका मिश्रण है। याद रखिएगा कि यूपीएससी का एनवायरनमेंट बेसिकली इन 3 चीजों का मिक्सचर होता है। तो यह होता है खासा टफ, बट उन विद्यार्थियों के लिए जो केवल इसे GS की तरह देखते हैं। बायोज्योग्राफी के नाम से, बायोज्योग्राफी के नाम से या फिर मैं कहूं भूगोल के नाम से आप इसे पढ़ा करते हैं ऑप्शनल में। फाइन। साथ ही आप इसे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल के नाम से भी पढ़ेंगे। तो आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पर होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं बेसिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल के। अब आज के इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, तो यहां ध्यान से देखिए। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने कोट करूंगा, इसे अपने दिमाग पर बैठा ले। प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, अर्थात वर्तमान ही भूतकाल को जानने की और भविष्य को समझने की कुंजी है। क्यों? वास्तविकता में अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले भाई ये क्या कारण है कि भारत सरकार या दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस बात की रिसर्च में पैसा खर्च करती हैं कि भाई दूर स्थित किसी ब्लैक होल का निर्माण क्यों हो रहा है, डियर ये जानकर भी हमें क्या हासिल होगा? आई थिंक आपने पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर का बयान जरूर सुना होगा आज से कुछ समय पहले, जब भारत ने बेसिकली लॉन्च करा था चंद्रयान। तो बेसिकली पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का कहना था कि भाई हमें जानने की क्या जरूरत है कि चांद पर क्या चल रहा है, हम चांद के दर्शन यहीं से कर लेते हैं। भाई यही मूर्खता की निशानी होती है। याद रखिए कि हम अगर चांद के बारे में कुछ समझ लेते हैं या बाहरी किसी पिंड के बारे में समझ लेते हैं तो हम वर्तमान समझेंगे जो हमें भूत और भविष्य काल के दर्शन कराएगा। अर्थात यह सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकली प्रिपेयर कराता है फॉर योर जर्नी। अब ये जो स्टेटमेंट है जो मैं कोट कर रहा हूं, यह आधा स्टेटमेंट बेसिकली एक पर्सन का है। कौन है ये पर्सन? आइए सबसे पहले मैं आपको समझाऊं। तो आई थिंक आपने मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की फर्स्ट क्लास जरूर देखी होगी, जहां हमने डिस्कस करा था कि भाई आप पूरे भूगोल की जर्नी को, कैसे भूगोल जन्मा ईसाइयत से अलग,
क्रिश्चियनिटी से कैसे भूगोल का जन्म हुआ, इसके बारे में मैंने डिस्कशन करा था। और वहां मैंने आपको एक बात बताई थी भाई, ध्यान दीजिए। तो आपने नोटिस करा होगा कि जो भूगोल है इसे आप दो पार्ट में बेसिकली जो है वो बांट सकते हैं। एक है प्राचीन समय। आपको इस प्राचीन समय काल में याद रखिएगा कि दो प्रकार की ज्योग्राफिकल अवधारणाएं, भौगोलिक अवधारणाएं देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहला होता है ग्रीक, और फिर आपका आता है भाई जिसे कहा जाता है रोमन। ये बेसिकली फिलोसोफर्स हैं। इनके बारे में आपको ऑप्शनल में ज्यादा नहीं पढ़ना होता। यूपीएससी ने इसे बेसिकली लिमिटिफाई कर दिया है, बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता। तो ग्रीक और रोमन साम्राज्य के समय जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करा था। जैसे अगर मैं आपको कहूं तो आपने शायद नाम सुना होगा स्ट्रैबो का। फाइन, स्ट्रैबो, ये जो पर्सन थे इनके द्वारा ये कथन दिया गया था, ये बेसिकली इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, आपने इनका नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इनके स्टेटमेंट थे कि भाई चोर, डाकू, मलेच्छ, आटविक, शास्त्रोपजीवी, इन लोगों की सेना बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप को जीता था। यह स्टेटमेंट स्ट्रैबो का है। पर यही स्ट्रैबो का स्टेटमेंट आपको फिर भूगोल में भी देखने को मिलता है कि भाई जो आसपास की शिलाकृतियां हैं वो समय के साथ बनी और खत्म हुई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भूगोल आपको जो है वो हर जगह बनता बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। तो प्राचीन समय में ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स थे। इसके पश्चात एक इंटरमीडिएट समय आया, एक समय अंतराल आया, जब आप पाओगे कि भाई आपको अरब के क्षेत्र में अरब का योगदान ये दिखाई देगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि अरब का योगदान, अर्थात याद रखिए कि आज भी इस पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी जा रही है, यानी कि जलवायु विज्ञान ये अगर कहीं पढ़ा जा रहा है, तो याद रखिए कि इस जलवायु विज्ञान का आधार कहीं ना कहीं अरब भूगोल वेदता है, अर्थात अरब फिलोसोफर्स हैं इसके पीछे। और अगर आप मेरी बात से एग्री ना करते हो तो एक बार अपनी एनसीईआरटी की किताब को पलटाकर देखिएगा। आपको एक लाइन दिखाई देगी कि भारत की जलवायु कैसी है। वहां एक शब्द आपको लिखा मिलेगा जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, अर्थात वो जलवायु, जस्ट अ सेकेंड, वो जलवायु जो आपको देखने को मिलती है भारतीय उपमहाद्वीप में। अब जरा इसका अंग्रेजी रूपांतरण भी आप पढ़िएगा, आपको दिखाई देगा ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट, अर्थात यहां मॉनसून वर्ड पर फोकस करिए। आप पाएंगे मॉनसून दोनों ही केस में ट्रांसलेट नहीं हुआ है, अर्थात ये वर्ड परमानेंट है और ये अरबी भाषा का लिया हुआ शब्द है। फाइन, अर्थात ये जो शब्द है इसका ओरिजिन अरब में हुआ था, जो ये बताता है कि अरब का अच्छा खासा योगदान है बेसिकली आपके क्लाइमेटोलॉजी में। क्यों? क्योंकि अरब वॉज एक्चुअली ट्रेडर्स। अरब के लोग वास्तविकता में ट्रेडर्स थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध थे। अब हमारी जो चर्चा है वो इस प्रकार से है कि भाई प्राचीन समय में ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स आए जिन्होंने धर्म के विरुद्ध खड़े होते हुए भौगोलिक अवधारणाओं को जन्म दिया। इसके बारे में भी आप ऑप्शन में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं कि किस रिलीजन ने क्या कहा किसी बारे में। मैंने बताया था कि जो डेल्टा है उसे राक्षस का पांव कहा जाता था, पर वो वास्तविकता में बाद में फिर जो है वो ज्योग्राफर्स ने धीरे धीरे करके उसे एक स्थलाकृति कहना शुरू किया। इसी तरीके से अरब के योगदान के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा करी, कभी डिटेल में इसके बारे में और भी ज्यादा उतरेंगे। और अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो आप आ सकते हैं हमारे ऑप्शनल के बैचेस में। यह भी याद रखिएगा कि ऑप्शनल के बैचेस में क्लासेस 31 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगी, इसके पहले इसमें एनरोल कर लें। फाइन, मैं इन बैचेस में 300+ मार्क्स गेन करने की स्ट्रेटेजी के साथ पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूं। डन। अब जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो समय आता है वो समय है बेसिकली किसका? वो समय है, इसे कहा जाता है बेसिकली भूगोल का क्लासिक समय।
यानी कि वो समय जब भूगोल का अत्यधिक विकास हुआ, भूगोल का विकास युग या विकासात्मक काल। अब ये क्या है, इसे समझिएगा। विकासात्मक काल से अर्थ यह है कि इस समय भूगोल का तेजी से विकास हुआ और इस परिप्रेक्ष्य में एक पर्सन आते हैं जिनके द्वारा स्टेटमेंट कोट करा गया कि भाई अगर आपको पृथ्वी का भविष्य जानना है, भूतकाल जानना है, तो वर्तमान के दर्शन ध्यान से करिए। इन पर्सन का नाम था जेम्स हटन। अब जो जेम्स हटन थे, ये फर्स्ट वो पर्सन थे जिन्होंने ये कहा था भाई कि प्रकृति में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, याद रखिए, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो मैदान हो या वो नदियां हो, ये एक रूपतावाद से जन्म लेती हैं। कैसे? तो आइए इसके बारे में हम भूगोल का प्रथम नियम देखते हैं। इसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी या प्रथम भूगोल का प्रथम नियम। और इस प्रथम नियम में, जस्ट अ सेकेंड, भूगोल का प्रथम नियम, और इस प्रथम नियम में बेसिकली यह कहा गया कि वर्तमान ही दोनों कंडीशंस के लिए जिम्मेदार है, अर्थात भूतकाल के लिए भी और हम इसमें ऐड करते हैं भविष्य के लिए भी। कैसे? तो आइए इसके साक्ष्य पर, एविडेंसेस पर चर्चा करते हैं। इनके साक्ष्यों को हम समझने का प्रयास करते हैं। कैसे समझेंगे इन साक्ष्यों को, जरा ध्यान से देखिएगा। फाइन। अब जरा इस बात पर फोकस करें कि इसके साक्ष्य हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो आइए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यह है भाई हमारा ग्रेट इंडिया। जस्ट अ सेकेंड, जरा फोकस करें। यह दिखाई दे रहा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ओके, अब जरा इस पर फोकस करें कि यहां दिख रहा है भाई हमारा हिमालय का मैदानी, हिमालय और उसके नीचे का मैदानी भाग। यह है हिमालय। अब जरा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपको इस पूरे क्षेत्र में कहीं ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है? यह है भाई उत्तर का विशाल मैदान। जस्ट अ सेकेंड, यह है भाई उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का मैदानी भाग। इसी तरीके से यहां आपको दिखाई देगा प्रायद्वीपीय पठार, और इसी तरीके से फिर रिमेनिंग पार्ट। क्या आपको भारत में कहीं किसी स्थान पर ज्वालामुखी दिख रहा है? नहीं। परंतु अब जरा ध्यान दीजिए, आपको एक स्थान पर यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देंगे, और आई थिंक आप इस बात से परिचित हैं कि यहां कहीं आपको जो है वो एक द्वीप दिखाई देगा जिसे कहा जाता है बैरन आइलैंड या बैरन द्वीप। अब ये जो बैरन द्वीप है, जरा इस द्वीप को ध्यान से देखिए, आप एक बात समझ पाएंगे कि ये एक ज्वालामुखी है, जबकि आपको अन्य भारत में किसी भी स्थान पर ज्वालामुखी नहीं दिखते। अब यह हुआ वर्तमान। अब जरा एक बात का मुझे उत्तर दें, अगर मैं कहूं वर्तमान में एक ज्वालामुखी है तो यह भूतकाल की किस बात को दर्शाता है? तो डियर ध्यान से सुनिएगा, यह वास्तविकता में हमें यह समझा रहा है कि भाई भारतीय प्लेट जिस स्थान पर है, भारतीय प्लेट जिस स्थान पर है, यह उस स्थान पर शुरुआत में नहीं थी, प्रारंभ से यह इस स्थान पर स्थित नहीं थी। अर्थात इस प्लेट का कहीं ना कहीं विस्थापन हुआ है, क्योंकि अगर यहां विस्थापन नहीं हुआ होता तो यह प्लेट बेसिकली ज्वालामुखियों से जब मुक्त है तो एक भी ज्वालामुखी नहीं होता। अब विस्थापन हुआ है तो प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। अब इससे अंदाज लगाएंगे अगर हम भविष्य का, तो एक बात निकल कर आती है, वो ये है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का आपको भविष्य बनता हुआ दिखाई देगा,
वो ये कि ध्यान से देखिए, हिमालय की ऊंचाई अत्यधिक तीव्रता से बढ़ेगी, हिमालय की ऊंचाई में भाई वृद्धि होगी, और जब हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि होगी तो आप एक कथन का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह प्लेट जितना आगे बढ़ेगी, यह उत्तर का विशाल मैदान उतना ही सिकुड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। एक भविष्य आप देख लें भारतीय उपमहाद्वीप का कि आप पाएंगे कि थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में आपको पता चलेगा कि भाई इस स्थान पर उत्तर का मैदान होगा ही नहीं, चूंकि ये प्लेट आगे बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये प्लेट इतनी आगे जाएगी कि उत्तर का विशाल मैदान, जो कि एक बेसिन है, वास्तविकता में यहां टेथिस सागर था, आई थिंक आप लोग परिचित होंगे इस प्रकार से कि ये है भाई यूरेशियन प्लेट। अगर मैं कहूं आपसे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रही प्लेट है यूरेशियन प्लेट, और इस प्लेट में टकराती हुई हमारी भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट है इस तरीके से। ये है भाई हमारे भारत की प्रायद्वीपीय हिस्से की प्लेट, और जब ये प्लेट बेसिकली आगे जा रही है तब के केस में हिमालय का निर्माण हो रहा है। अब आई थिंक आप परिचित हो चुके हैं इस बात से कि भाई ये जो बीच का हिस्सा था ये था भाई टेथिस सागर, टेथिस सागर, और इस सागर में अवसाद जमा होने से उत्तर का मैदान बना है। ठीक है, यानी कि उत्तर का जो मैदान है ये एक सागर के भर जाने से निर्मित हुआ है। अब जब ये सागर के भाई भर जाने से बना है तो समय के साथ जब ये प्लेट आगे बढ़ती ही जाएगी, जिसका साक्ष्य हमें मिल रहा है, तो जब ये प्लेट आगे बढ़ती ही जाएगी तब अंततः क्या होगा? अंततः ये होगा कि ये प्लेट इतनी आगे मूव कर जाएगी कि उत्तर के मैदान का वो भाग जो 1600 मीटर तक अवसाद से बना है, ये समय के साथ इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आप पाएंगे कि ये हिमालय वाला पोर्शन है, ये बेसिकली मैदानी भाग है, और ये हमारे उत्तर का पठारी भाग है। इस क्रॉस सेक्शन को याद कर लें, आप पाएंगे कि ये हिमालय का हिस्सा है, ये हिमालय है, ये उत्तर का मैदान है, और ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहां पर टकराव चल रहा है, और इस तरीके से ये जो मैदानी भाग है वो इन दोनों ही प्लेटों के मध्य पिस रहा है। होगा अंततः ये कि भाई ये मैदान समय के साथ इस तरीके से क्षेपित होता जाएगा, टूटता जाएगा, बिखरता जाएगा, और अंततः यह होना है कि इस स्थान पर हिमालय की एक और श्रेणी विकसित हो जाएगी, और ये जो श्रेणी नई विकसित होगी वो यहीं पर भरे हुए अवसादों के बाहर आने से निर्मित होगी। अर्थात आप पाएंगे कि हजारों लाखों वर्षों के पश्चात, लाखों वर्षों के पश्चात आपको उत्तर के मैदान में, नॉर्थ प्लेन में उत्तर का मैदान ये समाप्त होता हुआ दिखेगा, और इसके परिणाम स्वरूप हिमालय की नवीन श्रेणी आपको निर्मित होती हुई दिखाई देगी। अर्थात जो श्रेणी आपने 3 बार बनते हुए देखी, कुछ समय रुकिए, हम एक और श्रेणी देखेंगे जो हिमालय के समानांतर चल रही होगी। आपने देखा होगा भाई क्रॉस सेक्शनल व्यू हिमालय का इस तरीके से दिखाई देता है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक वाला पोर्शन, अर्थात ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास, मिडिल हिमालयास। फाइन। अब इसके आगे आपको जो मैदानी भाग दिख रहा है, यहां मैं वर्णित कर दूं, वृहद हिमालय, ये है भाई लघु हिमालय, और इसी प्रकार से आप यहां पाएंगे ये है शिवालिक क्षेत्र। और ये जो एरिया आपको दिख रहे हैं, अर्थात वृहद, लघु, शिवालिक, इसके बाद आपको मैदानी भाग दिखता है। ठीक है, यहां आपको बच्चे दिखाई देता है मैदानी क्षेत्र, और अब यह कहा जा रहा है कि ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहां पर आपका भविष्य ये है
कि भाई इसके छेपित होने से आपको एक और श्रेणी जिसकी ऊंचाई नो डाउट कम होगी शिवालिक से, पर एक श्रेणी और नवीन यहां निर्मित होगी, और जब यह निर्मित होगी तब तक उत्तर का विशाल मैदान समाप्त हो चुका होगा। अर्थात ये नवीन श्रेणी का बनना, नवीन श्रेणी का बनना ये भविष्य है हिमालय का, और ये हमें पता चल रहा है हिमालय के भूतकाल से। फाइन, ये भविष्य है। और क्यों? क्योंकि हमें भूतकाल पता है, भूतकाल का ज्ञान है बेसिकली हिमालय का, क्योंकि टेथिस सागर धीरे धीरे समाप्त हुआ है। टेथिस सागर ये बेसिकली समय के साथ समाप्त हुआ है, समय के साथ बच्चे ये हुआ है समाप्त, और ये गया है सिकुड़, संकुचन हुआ है इस सागर में। जरा मैं इसे ऊपर मेंशन करता हूं जिससे आप और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। यहां हुआ है संकुचन, और संकुचन के परिणाम स्वरूप बना है यहां पर्वत, और चूंकि अभी भी प्लेट मूव कर रही है अर्थात अभी भी संकुचन होगा इस सागर वाले भाग का, और एक और पर्वत श्रेणी आपको बनती हुई दिखाई देगी बेसिकली इस क्षेत्र में। तो इससे विशेष तौर पर याद रखें कि यह एक साक्ष्य है। चलिए जरा भारत से कुछ बाहर निकलते हैं। हमने देख रखा है भाई भारत के बारे में बहुत सारी चीजें। अब जरा आइए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं हर एक महाद्वीप के भविष्य के बारे में अगर आपसे चर्चा करूं तो आइए जरा उत्तरी अमेरिका को ध्यान से देखते हैं। कारण क्या है? ये उत्तरी अमेरिका का द्वीप काफी ज्यादा, महाद्वीप काफी ज्यादा न्यूज में रहा करता है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली उत्तरी अमेरिका को ड्रॉ करूं तो आइए जरा इसे देखते हैं। इस तरीके से आपको दिखाई देगा भाई, ये कहीं दिखता है हमें उत्तरी अमेरिका। फाइन, अब जरा इस उत्तरी अमेरिका वाले पोर्शन को देखिए। यहां आपको छोटे छोटे, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस उठा लीजिएगा और उसमें कुछ कुछ मार्किंग्स को ध्यान से देखिएगा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ द्वीप। ये द्वीप बेसिकली आते हैं कनाडा के क्षेत्राधिकार में, ठीक है। इसमें आपको ग्रेट विक्टोरिया द्वीप दिखाई देगा। ओके, आप यहां मार्किंग करेंगे तो आपको ग्रेट विक्टोरिया द्वीप दिखेगा, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप दिखाई देगा। अब जरा इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखिए। क्या कारण है भाई कि इस स्थान में आपको इस तरीके से, जरा मैं यहां इसे शेड करता हूं, इस तरीके से इतने सारे द्वीप छोटे छोटे एक महाद्वीप से संलग्न दिखाई दे रहे हैं। इसे एक वर्ड कहा जाता है कि ये बेसिकली कटा छटा एरिया, हाईली डाइसेक्टेड एरिया है। अब इस प्रकार से ये द्वीप टूटकर अलग क्यों हो गए? क्या कारण है कि ये प्लेट टूट गई? तो पहले हम नामकरण करते हैं भाई। ऑप्शनल का सबसे बड़ा कार्य यह होता है कि आप मैप बनाएं और उसे ड्रॉ करके उसमें कंप्लीशन लाएं। इसे कहा जाता है उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, मैं इसे एक बार सेपरेटली ड्रॉ करता हूं जिससे आप इसके एक डायमेंशन को समझ पाएं। याद रखिए कि अगर मैं फिजिकली उत्तरी अमेरिका को ड्रॉ करूं तो ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है। फाइन, जरा मुझे 10 सेकंड का समय दें, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। यहां मैं ले आऊं ताकि स्थान का अभाव ना रहे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस पे फोकस करिए कि ये जो एरिया में शेड आउट कर रहा हूं, ओके, यहां से ध्यान दीजिए, अलास्का वाला पोर्शन, इससे चलते हुए आइएगा और ये पोर्शन जब आगे बढ़ेगा तो ये पोर्शन आपको दिखेगा। ये जो पोर्शन मैंने ग्रीन कलर से इसे शेड करा है, याद रखें ये बेसिकली, और इसका ये वाला पोर्शन खासकर, ये कहलाता है कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। ओके, और ये जो कैनेडियन शील्ड है, याद रखिए कि शॉकिंगली अगर मैं आपसे कहूं तो ये दुनिया की कुछ सबसे पुरानी शील्ड्स में से एक है। ओके, ये सबसे ओल्डेस्ट है और ये शील्ड का
ओल्ड होने के कारण, पुरानी होने के कारण कुछ कथन आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, यह समय के साथ इसका अपक्षय हो चुका है, अपक्षय, तथा इसका हो चुका है अपर्दन। फाइन। तो इसके अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के कारण यह पूरी तरह से गायब हो रही है, और यही कारण है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में ये टूट रही है। और आप पाएंगे कि अंततः इस स्थान का भविष्य क्या होने वाला है। अंततः इस स्थान का भविष्य होने वाला है कि यह पूरा एरिया समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने के साथ इस स्थान पर आपको केवल सागर दिखाई देगा। अब यह तो अंदाजा हुआ हमारा भविष्य को लेकर। भूतकाल के लिए क्या है, तो एक शब्द याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका का यह शील्ड इतनी ज्यादा अपर्दित इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी ऊंचाई सागर से कम है। यानी कि यहां सागर से ऊंचाई बच्चे ये काफी कम है, तभी इतना ज्यादा सागर अंदर तक जाकर इसे अपर्दित कर पा रहा है। और सागर से इसकी ऊंचाई कम क्यों है, तो इसका कारण आप भूगोल में पढ़ते हैं, वो ये है कि भाई ये एक ऐसी प्लेट है, उत्तरी अमेरिका की ऐसी प्लेट है जो कि एक समय पर पूरी तरह से सागरीय अतिक्रमण का शिकार हुई थी। अर्थात आपका इस स्थान पर अपर्दित हुए द्वीप इनका दिखना हमें भविष्य बता रहा है कि यह स्थान ज्यादा समय तक शेष नहीं है। सिर्फ कुछ लाख वर्षों के पश्चात आप पाएंगे कि ये द्वीप यहां से गायब हो चुके हैं, यह हिस्सा ही गायब हो चुका है और यहां पर सागर है। और हमें यह भविष्य की जानकारी हो रही है। अगर मैं भूतकाल की बात करूं तो यह बताता है कि इस स्थान पर सागर का अतिक्रमण हुआ था, एनक्रोचमेंट हुआ था। और यह एनक्रोचमेंट क्या कहता है, यह एनक्रोचमेंट यह बताता है कि कभी सागरों का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था, और यही कारण है कि पूरा उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप इस पानी के अंदर चला गया था। प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। वर्तमान ही भूतकाल को समझने की कुंजी है, और वहीं से आपको भविष्य समझ में आएगा। अप्लाइड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। इतना ही नहीं, जरा ध्यान से देखिए, हर एक चीज होने के बाद भी अगर मैं आपसे कहूं कि भारत तथा चीन ये वो देश हैं जो अथक प्रयास करने के बाद भी आप पाएंगे कि अपने जीवाश्म के संसाधनों से, खासकर कोयले के केस में, आप पाएंगे कि ये अपनी निर्भरता कम करने में असमर्थ हैं। भारत लगातार ये बात करता है कि हमें कोयले पर निर्भरता कम करनी है, पर कहीं ना कहीं हमारी ये निर्भरता कम उस गति से नहीं हो रही। नो डाउट कि हमने कम करा है, लेकिन वो गति नहीं है जो गति आवश्यक है। अब बताएं इसके पीछे का कारण क्या है। याद रखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दर्शन कराता हूं साउथ ईस्ट एशिया के। जरा अपनी निगाहें इस स्थान पर रखिएगा। यह है भाई हमारा साउथ ईस्ट एशिया। फाइन। यहां आपको दिखाई देगा चाइना वाला पोर्शन, और यहां से फिर हमें आवश्यक नहीं है इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। ओके, यह है भारतीय उपमहाद्वीप। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप। ओके, ये हमारा पोर्शन है। सेकेंडली याद रखिएगा कि ये जो एरिया आता है यहां आपको दिखाई देगा चाइना या चीन का पोर्शन। यहां हम कह दें क्षेत्र या एरिया। अब जरा इस पर फोकस करिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां दोनों ही क्षेत्र में आपको भविष्य दिखाई दे रहा है, वर्तमान दिखाई दे रहा है कोयले का उपयोग। ओके, तो अब यह कोयले का उपयोग क्या दर्शा रहा है, तो यह एक भूतकाल की घटना दर्शा रहा है। भूतकाल की क्या घटना है, तो याद रखिए भूतकाल की घटना यह है कि यह क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न नहीं हुआ है। यानी कि यह क्षेत्र ऐसा कभी नहीं रहा
जैसा उत्तरी अमेरिका था कि पूरा का पूरा क्षेत्र पानी के अंदर चला जाए। यहां पर कोयले की अत्यधिक मात्रा का होना कुछ चीजों का प्रमाण है। प्रमाण इस बात का है कि ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कभी पानी के अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भूगोल वैकल्पिक की एक क्लास में बहुत डिटेल में यह समझाया था कि जीवाश्म ईंधन, ध्यान से सुनिएगा, जीवाश्म ईंधन, ये जीवाश्म ईंधन एक वनस्पति के अवशेष हैं और ये वनस्पति के अवशेष जब धरातल के अंदर गए, मैंने डिस्कस करा है डिटेल में, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। जब ये जीवाश्म बेसिकली जमीन के अंदर गए और अगर वो जमीन कभी सागर के अंदर नहीं गई, सागरीय अतिक्रमण का शिकार नहीं हुई, तब के केस में यदि वो जमीन जो है वो ताजे पानी के नीचे चली गई, ताजे पानी का उस क्षेत्र पर अतिक्रमण हुआ, और नहीं तो लास्ट डायमेंशन याद रखिए कि अगर वो सागरीय अतिक्रमण का शिकार हुई, सागरीय अतिक्रमण का वो भूमि शिकार होती है। तो याद रखिए अगर कभी पानी के अंदर नहीं जाएगी तो ये होगा कोयला। ओके, ये अगर ताजे पानी के अंदर जाएगी तो ये बनेगा भाई प्राकृतिक गैस, और सागरीय अतिक्रमण होगा तो यहां पर बनेगा तेल। फाइन। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपसे कहा भारतीय उपमहाद्वीप में कोयला बहुत ज्यादा है, अर्थात ये जमीन कभी पानी के अंदर पूरी तरह से नहीं डूबी, ये हमें भूतकाल की जानकारी दे रहा है। वर्तमान में कोयले का मिलना हमारे पानी के अंदर नहीं जाने का साक्ष्य है। अब भविष्य कैसे समझ में आएगा, यहां ध्यान से समझिए। यह साइकिल बेसिकली ये कहती है कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप कभी पानी के अंदर नहीं गया है तो इसके दो निष्कर्ष हैं। एक तो यह कठोर चट्टानों का एरिया है और दूसरा ये भाग अब कोयले का प्रचुर भंडार है। अब इससे निष्कर्ष ये आप अप्लाइड पार्ट में निकाल सकते हैं। पहला, चूंकि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज अपने पीक पर है तो आने वाले समय में भारत को बहुत तेजी से अपने आप को शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी। यानी कि आने वाला समय भारत की धन की आवश्यकताओं को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से बचना है तो पहली बात हमें कोयले से शिफ्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि हमारी धन की मांग आने वाले समय में बढ़ेगी। पहला भविष्य। दूसरी भविष्यवाणी, याद रखिए कि चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप में कोयला इतना ज्यादा है और हम अगर इसे शिफ्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके हम कोयले की नवीन इकोनॉमी, अब ये नवीन इकोनॉमी क्या है तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको नियो इकोनॉमिज्म, ये कंसेप्ट है, नव एक अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट है, मैं आगे इन क्लासेस में आपको समझाने वाला हूं। भारतीय उपमहाद्वीप उस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा और आप ये मानकर चलिए कि चाइना भी उसी अर्थव्यवस्था की ओर आज बढ़ रहा है। यानी कि वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप और चाइना के क्षेत्र का भविष्य आपको भूगोल बता रहा है, वो ये है कि या तो ये देश काफी ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं अपने आप को कोयले से विस्थापित करने के लिए, जिसका डायरेक्ट प्रभाव आपको भारतीय जनसंख्या पर दिखाई देगा, एक आर्थिक लोड दिखेगा, या तो भारत ये करने वाला है। और अगर भारत ये नहीं करने वाला तो भारत बेसिकली ये करने वाला है कि भाई हम अपने अर्थव्यवस्था को कोयले से बनने वाली एक नवीन अर्थव्यवस्था की तरफ लेकर जाएंगे, जहां हम कोयले का दूसरे तरीके से उपयोग करेंगे। कैसे, मैं आपको आगे समझाऊंगा। डन। तो ये भारतीय और चीनी प्लेट का भविष्य है। इसी तरीके से आइए मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझाता हूं। ध्यान से देखिए तो आपको जापान का क्या भविष्य दिखाई देता है। जापान का भविष्य, यहां पर वर्तमान में आपको बहुत अधिक भूकंप आते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे अर्थक्वेक आएंगे। याद रखिए कि यह वर्तमान की कंडीशन है।
और इसका भूतकाल क्या कहता है कि भाई ये प्लेटों के मध्य, ये बेसिकली प्लेटों के मध्य गति के कारण निर्मित हुआ है, ये इसका भूतकाल है। और आइए जरा इसके भविष्य की कल्पना करें तो याद रखिए आने वाले समय में आप पाएंगे कि या तो जापान पूरी तरह से समाप्त होगा, अर्थात ये भूमि पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगी, क्योंकि प्लेटें इतनी ज्यादा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं कि धीरे धीरे करके ये पूरा भाग ही डिस्ट्रॉय होगा, और नहीं तो ये बेसिकली मानव रहित हो जाएगा। अब ये मानव रहित क्यों होगा? क्योंकि यहां पर होंगे अत्यधिक विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट। अब ये याद रखिए कि ये कोई आज या कल में होने वाली घटना नहीं है, ये लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस के बाद होने वाली घटना है। तो परेशान मत होइए कि भारत का एक बड़ा अच्छा मित्र समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत लंबे स्केल में हुई घटना है, घटी हुई घटना है, और एक बहुत लंबा समय अंतराल इसे लगेगा भी कंप्लीट होने में। इसी तरीके से जरा कुछ और चीजों पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक बहुत ही सिंपल थ्योरी बताऊं तो इसे कहा जाता है इंडोनेशिया की थ्योरी। जो इंडोनेशिया है, आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में अभी प्रलयकारी ज्वालामुखियों का विस्तार है, कैटास्ट्रोफिक वोल्केनिज्म है। मैं इसे जरा हिंदी में भी लिखूं तो इसे कहा जाता है प्रलयकारी ज्वालामुखी। याद रखिए ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक वोल्केनिज्म। कैटास्ट्रोफिक वोल्केनिज्म। ओके, अब ये जो कैटास्ट्रोफिक वोल्केनिज्म है या प्रलयकारी ज्वालामुखी या मुखीयता है, हमेशा याद रखिए कि यहां पर प्लेटों के मध्य गति के कारण बहुत बड़े ज्वालामुखी बने हैं, अत्यधिक विशालकाय ज्वालामुखी बने हैं, अत्यधिक विशालकाय ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ है। अब ये जो ज्वालामुखी हैं, ये याद रखिएगा कि इनका होना यह दर्शा रहा है कि पहले प्लेटों की गति हुई थी, यानी कि भूतकाल के बारे में जानकारी, और भविष्य यह बताता है कि अगर इनमें कभी विस्फोट होता है, जो कि होगा ही, तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि अगर आप देखें तो उदाहरण के तौर पर भूतकाल का एक उदाहरण काफी प्रचलित है, इसे कहा जाता है टोबा ज्वालामुखी का विस्फोट। अर्थात एक समय पर अभी जहां आपको टोबा झील दिखाई देती है, वो एक ज्वालामुखी था, और जब उस ज्वालामुखी में बच्चे विस्फोट हुआ था तो जितने पूरे स्थान पर मानव थे इस पूरे क्षेत्र में, आप पाएंगे कि उस स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण इतना मैग्मा और राख निकली कि उसने इस क्षेत्र में इस प्रकार से एक आवरण बना लिया। यह है भाई हमारी अर्थ। इसने बेसिकली अर्थ के इस हिस्से में एक ऐसा आवरण, एक एनवेलप ऐसा डेवलप कर लिया कि इस स्थान पर आपको सूर्य का प्रकाश ये बाधित होता हुआ दिखाई दिया, और चूंकि ये बाधित हो गया, आप पाएंगे कि यहां पर तापमान जो है वो कम हो गया, और एक छोटा सा हिमयुग आ गया इस स्थान पर। और ये जो हिमयुग आया, इसी हिमयुग से बचने के लिए मानव ने करा पलायन, और चूंकि मानव ने इस स्थान से पलायन करा तो मानव पहुंचा अफ्रीका, और केवल 10,000 मानव ही शेष बचे। और यही कारण है कि मानव का डीएनए, चाहे वो कनाडा में रहने वाला एस्किमो हो या भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला कोई जनजातीय मानव, इनका डीएनए मैसिवली मैच करता है। Why? बिकॉज एक समय पर इंडोनेशिया का टोबा नामक ज्वालामुखी फटा था, और इस ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण आप पाएंगे कि इस स्थान पर एक छोटा सा हिमयुग आया, और इस हिमयुग के दौरान सारे मानव भागते हुए
अफ्रीका की रिफ्ट वैली तक पहुंचे, जितने मानव के प्रकार उस समय थे उनमें से बेस्ट सुटेबल मानव, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सबसे एप्रोप्रिएट मानव जो इतनी तेज गति से पलायन कर पाया, केवल वो जीवित रहा। और आज हम मानव की तरह जीवित रह पा रहे हैं क्योंकि हमारा डीएनए इतना स्ट्रांग है। और ये डीएनए इतना स्ट्रांग इसीलिए है बिकॉज हमारे पूर्वज एक समय पर वो रहे जो हिमयुग की रेस जीत गए थे। तो हिमयुग की रेस जीतने वाला मानव वास्तविकता में जन्म देता है आज की मानव प्रजाति को। केवल 10,000 मैक्सिमम नंबर मैं कह रहा हूं, केवल 10,000 मानव शेष थे जो अंततः फिर धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में बिखरे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि टोबा ज्वालामुखी का आज इस स्थान पर होना हमें भूतकाल की जानकारी देता है। अब दिमाग में प्रश्न आएगा, तो भविष्य कैसा? ध्यान से सुनिए, अ शॉकिंग थिंग। याद रखिए कि हमारे जो आनुवांशिकी है, हमारा जो डीएनए है, इसमें बहुत ज्यादा समानताएं हैं। अर्थात जो डीएनए मेरा है उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता डीएनए सभी का है। अब सोच कर देखिए कि कोरोना जैसी महामारी एक आई तो कितने लोगों की डेथ हुई। अब अगर कोई ऐसी बीमारी जन्म ले ले जिसके लिए मानवों में कोई इम्यूनिटी ना हो, तो मानव कितने जल्दी इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। एक थ्योरी कही जाती है, ऑप्शन में इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, कि भाई जो मानव है, ये मानव समाप्त होगा किसी युद्ध से नहीं, एक बीमारी से। वाई? बिकॉज हम सब डीएनए में बिल्कुल समान हैं। केवल एक बीमारी का होना, चूंकि हम सभी के रक्त में उपस्थित डीएनए एक जैसे हैं, अगर कोई वायरस मानव को खत्म कर सकता है, एक स्थान के मानवों को खत्म कर सकता है, तो बस उसके स्प्रेड होने की देर है, ये सारे मानवों को खत्म कर देगा। जबकि ऐसा अन्य जीवों में नहीं है। हो सकता है कि कोई बीमारी एशियाई बाघों में या एशियाई सिंह में दिखाई दे रही हो, लेकिन वो बीमारी अफ्रीका के सिंह को प्रभावित भी ना करे। ये बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही सिंहों का जो आप कह लीजिए इवोल्यूशन है, अलग अलग स्थान पर हुआ है। हो सकता है कि एक एरोंगटान को या एक वन मानुष को इंडोनेशिया में कोई बीमारी जो है प्रभावित कर ले, लेकिन अफ्रीका में जहां वो मिल रहा है वहां प्रभावित नहीं करेगी। मानव के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए मानव का अंत कहीं ना कहीं किसी वायरस से होता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए खासा दुनिया डर चुकी थी जब कोरोना या कोविड-19 वायरस जो है वो स्प्रेड हुआ था। प्रेजेंट इज की टू द पास्ट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। वर्तमान आपके भूतकाल को समझने में सहायता देता है और भविष्य की जानकारी देने के लिए आवश्यक है। और इसीलिए ज्योग्राफी, इसीलिए साइंसेस लगे हुए हैं चीजों को आज समझने में, ताकि हम भूतकाल में क्या हुआ था ये जान लें, जिससे भविष्य का प्रेडिक्शन आसान हो। हम पाकिस्तान की तरह नहीं सोचते। फाइन, चलिए, आज का ये सेशन कैसा लगा आपको, प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, याद रखें कि ये ऑप्शनल जरूर चुनें। आपको अगर मेरे पढ़ाने की शैली ठीक लगती है या फिर मेरे समझाने से आपको चीजें समझ में आती हैं अगर, तो आप बैच का पार्ट बन सकते हैं। मैं वहां पर पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा प्रॉपरली। 200 क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस जो केवल आप इतना भी कर लेते हैं उन 200 प्रश्नों को तैयार, तो भी आपको आपके मेंस में पर्याप्त अंक प्राप्त होंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई प्रश्न दिखाई देगा जिसका आप उत्तर ना लिख पाए। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन अगर आप ऑप्शनल नहीं चुनते हैं तो ये याद रखिए कि आपको, अगर आप बैच का पार्ट नहीं बनते, तो एटलीस्ट आप इतना जरूर करें कि इस ऑप्शनल को चुने जरूर। ये आपको सहायता करेगा, हिंदी माध्यम के रिजल्ट को इंप्रूव करेगा। एटलीस्ट ऑप्शनल को चुने जरूर। आगे मैं, आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी चॉइस होगी, बट इस सब्जेक्ट को मौका जरूर दें। अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इवन ऐसा करते हैं कि उनका वैकल्पिक विषय कोई और होता है, वो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं ताकि इसके कुछ सेक्शंस जो जीएस के साथ ओवरलैप करते हैं उन्हें पढ़ लें, ताकि प्री में मार्क्स इंप्रूव करे जा सकें। तो इस उम्मीद के साथ
कि मैं आने वाले समय में आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इस ऑप्शनल के साथ देखने वाला हूं। इन बैचेस में देखने वाला हूं। 31 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, दोपहर में ये क्लासेस चला करेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।